हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल एंड अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आप सबका स्वागत है, वेलकम एक बार फिर से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की दूसरी क्लास में। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि हमने लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था। तो लास्ट टर्न पे हमने बच्चों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में बात की थी, जहां से हमने ये देखा था भाई कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस हुई है, उसका क्या प्रूफ था, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो हमने देखा था कि अगर फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हो, कलर का चेंज हो, स्टेट का चेंज हो, या फिर आप गैस का इवोल्यूशन हो, अगर स्टेट्स ऑफ मैटर का चेंज हो, तो यहाँ से हमने अंदाजा लगाया था कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शंस हुई हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो इस चैप्टर का था भाई, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की क्या क्या रिएक्शंस की टाइप्स हैं। तो बच्चों हमने पहली टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको साफ सुथरे अल्फाजों में कहा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात समझ में आती है आप लोगों को भाई? ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन कंपोजिशन कॉम्बिनेशन के एग्जैक्ट उल्टे होते हैं, अपोजिट होता है। मतलब क्या होगा डीकम्पोजिशन में, जब सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फिर मैंने कहा था बेटा ये डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म्स देनी पड़ती है, हीट या लाइट देनी पड़ती है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी तीन टाइप की होती है। ऑलराइट, क्या कहा था भाई? ये डिकम्पोजिशन हीट के प्रेजेंस में टूट सकता है, उसको हम कहते हैं भाई थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशंस। लाइट के प्रेजेंस में फोटोलिटिक डिकम्पोजिशंस। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए बच्चों, आज हम क्या बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो एग्जांपल्स जो आपके एनसीईआरटी के हैं, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट्स एंड हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बारे में सुनिएगा भाई। तो बच्चों हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लेड नाइट्रेट्स की हीटिंग के बारे में। लेड पीबी NO3 होल ट्वाइस, ये हमारे पास भाई लेड नाइट्रेट है। इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? देखिए भाई, सॉलिड लेड नाइट्रेट क्या होता है? ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। गॉट माय पॉइंट्स? जब ये लेड नाइट्रेट टूटेगा भाई, तो यहां से लेड का ऑक्साइड बनेगा, साथ में NO2 गैस प्रोड्यूस होगी और साथ में O2 गैस प्रोड्यूस होती नजर आएगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि लेड नाइट्रेट की हीटिंग से क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। तो याद रखिएगा, यहां पे लेड ऑक्साइड मिल रहा है, NO2 मिल रही है और O2 मिल रही है। याद रखिएगा इस NO2 की खास बात ये है, ये ब्राउन फ्यूम्स देते हैं। क्या देते हैं? ब्राउन फ्यूम्स देते हैं। ब्राउन फ्यूम्स। आप कहेंगे सर ये ब्राउन फ्यूम्स क्या है? देखिए भाई, बात समझिएगा। अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट को लेंगे और नीचे से बच्चों उसको हीट करेंगे, तो आपको देखिएगा भाई उस रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि एक्चुअली फ्यूम्स का मतलब होता है स्मोक की शक्ल, कुछ आपको ब्राउन रंग की धुआं दिखती नजर आएगी भाई। ठीक है ना, वहां पे कुछ फ्यूम्स नजर आते हैं। तो याद रखिएगा कि ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है, मतलब कहीं ना कहीं NO2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, NO2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शंस मैं तो आपको सजेस्ट करता हूं कि आप एज इट इज याद रख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लेड नाइट्रेट की हीटिंग से लेड का ऑक्साइड मिल रहा है, NO2 और O2 गैस मिल रही है, दो गैसेस मिल रही है। आपको एग्जामिनर क्या कर सकता है बेटा? हिंट देगा कि एक सॉल्ट है जिसकी हीटिंग की वजह से वहां पे एक ब्राउन फ्यूम्स नजर आ रही है। ब्राउन फ्यूम्स समझते ही आपके जहन में NO2 आना चाहिए और आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पर X कुछ और नहीं है, वहां पे लेड नाइट्रेट की बात हो रही है। गॉट माय पॉइंट? ये बात बड़ी स्पेशल है भाई, याद रखिएगा कि लेड नाइट्रेट की हीटिंग से NO2 और O2 गैस प्रोड्यूस होती नजर आ रही है। क्या यहां पर किसी को कोई दिक्कत, कहीं से कोई प्रॉब्लम? ओके, ठीक है भाई। अब बात समझिएगा भाई, मैं आपकी राह आसान कर दूं, जरा आपका मैं काम आसान कर दूं। देखिए भाई, ये तो आपके सिलेबस में लेड नाइट्रेट की हीटिंग पर है क्वेश्चन, लेकिन याद रखिएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है,
मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, पीबी, ओके, एंड यू कैन फाइंड इज दैट आयरन। अब इनके नाइट्रेट्स को आई मीन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, आयरन, अगर इनके नाइट्रेट्स को बच्चों क्या है, अगर आप इनके नाइट्रेट्स को हीट करते हो, ठीक है, तो हमेशा बच्चों क्या होता है ना, वहां से मेटल का ऑक्साइड मिलता है, मेटल का ऑक्साइड मिलता है, और आयरन हो गया एंड कॉपर, ठीक है, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, साथ में यहां पे बच्चों कॉपर भी हो, ठीक, प्लस NO2 गैस और साथ में O2 गैस। ये बात आप बच्चों याद रख सकते हैं, एक एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको बता दी जो आपको बहुत फायदा देगा भाई, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आपके सिलेबस में क्या था बच्चा, आपके सिलेबस में बच्चों लेड नाइट्रेट का था, देख रहे हो भाई, लेड तो ही आ रहा है ना, लेड नाइट्रेट को हीट किया, लेड का ऑक्साइड बना, NO2 एंड O2। अभी फिलहाल हम रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था कि जब रिएक्शंस के सारे टाइप्स हो जाएंगे ना बच्चा, तब हम एक एक करके सारे रिएक्शंस को हम बैलेंस करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई, तो NO2 और O2 गैस प्रोड्यूस होती है लेड नाइट्रेट के हीटिंग से। ब्राउन फिल्म्स क्या है, NO2 है। गॉट माय पॉइंट्स? ऑलराइट, देखिए भाई दूसरी हीटिंग क्या है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फेरस सल्फेट की हीटिंग, समझिएगा। दूसरा एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है, फेरस सल्फेट की हीटिंग। बात समझिए भाई, फेरस सल्फेट 7H2O, ठीक बच्चों, इनको हम कहते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बात समझिएगा भाई, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और यहां से आते हैं, एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं यहां से। देखिए भाई, इसको हम हाइड्रेटेड क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि यहां पर देख रहे हो आप 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। हाइड्रा मतलब ही होता है पानी, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। बेटा एसिड बेस के अंदर हम पढ़ेंगे, इनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, ये हमारे पास हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट होता है, जो बच्चों क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है बेटा, सबसे पहले जब इसको हम हीट करते हैं ना, जिसको हम टेम्परेचर देते हैं, इसको हम हीट करते हैं, तो 7 वाटर का मॉलिक्यूल्स बच्चों अलग हो जाता है। क्या होता है बेटा, ये सेपरेट हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ यहां से कि फेरस सल्फेट बनते हैं और साथ में क्या होता है, यहां से 7 वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब बच्चों क्या होता है ना कि ये वाला फेरस सल्फेट वेरी इंपॉर्टेंट हीट होता है। क्या होता है, असल में आपको फेरस सल्फेट की हीटिंग से आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है कि फेरस सल्फेट की हीटिंग से क्या होता है। ये मैंने कहानी पीछे से शुरू क्यों की है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बोलती है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल को अगर हम हीट करते हैं तो सबसे पहले ये वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से हटाते हैं। क्या करते हैं, अब आप कहेंगे सर क्रिस्टल क्या होता है, व्हाट इज क्रिस्टल। मैं आपको बताता हूं भाई, क्रिस्टल्स क्या होता है। ये हमारे पास फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, जो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है। तो क्रिस्टल क्या होता है बेटा, जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है, फिक्स शेप एंड ज्योमेट्री, जिसका शेप और ज्योमेट्री क्या होता है, फिक्स होता है। सर बात अभी तक समझ में नहीं आई, क्या कह रहे हैं, ज्योमेट्री का फिक्स होना, शेप का फिक्स होना, मतलब ये हुआ बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जैसे आपने बच्चों शुगर को देखा है, तो चीनी आपके घर पे होती है, सबके घर पे है चीनी, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारे पास जो चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है ना, हर का क्या होता है, आपका फिक्स शेप होता है और फिक्स ज्योमेट्री होती है। तो याद रखिएगा, जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो सबसे पहले वो क्या बनता है भाई, फेरस सल्फेट बनता है। ये एक्चुअली क्या होता है बेटा, व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है ये व्हाइट कलर का होता है।
जब वापस से बच्चों इसको हम हीट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस से जब बच्चों इसको हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, यहां से फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड सॉलिड में, और साथ में बच्चों क्या बनता है, SO2 गैस। क्या बनता है? SO2 गैस प्रोड्यूस होती है और SO3 गैस प्रोड्यूस होती है। यानी ये रिएक्शन भी बेहद इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए भाई। क्या इंपॉर्टेंट है? लेड नाइट्रेट की हीटिंग से दो गैसेस निकल रही थी, एक NO2 दूसरी O2। बात समझ में आ रही है ना? यहां देख रहे हैं बेटा कि फेरस सल्फेट फाइनली आपको SO2 और SO3 गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। एमयू का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, एग्जामिनर का ये एक बहुत चुनिंदा सवाल होता है भाई, यहां से उनकी नजर रहती है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। क्योंकि ये जो बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन है आपके सिलेबस का हिस्सा है। मैं आपसे ये मशवरा दूंगा कि इन दोनों रिएक्शंस को आप एज इट इज याद रखें। ठीक है कि कौन कौन सी दो गैसेज यहां से इवॉल्व होती नजर आ रही है। कोई दिक्कत वाली बात? तो यहां से बच्चों हमने क्या बोला, हमने फेरस सल्फेट और लेड नाइट्रेट के हीटिंग के प्रोडक्ट को समझ लिया है। इज देयर एनी कंफ्यूजन टिल हियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? पक्की बात है, समझ में आ गई? मान लो ओके फाइन। चलिए नाउ लेट्स मूव टू एड। देखिए भाई, मैंने आपसे क्या कहा था भाई कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के भी तीन टाइप होते हैं। अभी हमने ऐसी रिएक्शंस पढ़ी हैं जो हीट के प्रेजेंस में टूटी थी, ठीक है ना। अब हम बच्चों क्या करते हैं, एक्चुअली हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशंस कि बिजली के प्रेजेंस में कोई भी मॉलिक्यूल कैसे टूटता है। क्या बच्चों हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशंस के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशंस। याद रखिएगा, मिसाल के तौर पे बच्चों मैं आपसे बोलूं वाटर का मॉलिक्यूल्स, वाटर, अगर बच्चों हम इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दे तो यहां से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बच्चों क्या होती है, इवॉल्व होती नजर आती है। बात समझिएगा, अभी भी डिकम्पोजिशन ही है क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट ने दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है फिलहाल यहां पे। कैसे किया है भाई? तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किया। अब बेटा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में मॉलिक्यूल्स कैसे टूटते हैं, पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम कैथोड के बारे में पढ़ते हैं, एनोड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, रिडक्शन कहाँ पे होता है, अभी आपके इस चैप्टर में तो नहीं है। हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बात करेंगे एक्चुअली कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, ठीक है ना। कहाँ पे एनोड पे क्या होता है, कैथोड्स पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन गैस कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या बच्चों, वाटर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन करती है, उसको बनाती है। कोई दिक्कत? ऑलराइट, शुड वी मूव अहेड? अब बात समझिएगा भाई ध्यान लगा के, बात क्या इंपॉर्टेंट है। हमने कहा बच्चों अब हम बात कर रहे हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशंस। है तो डिकम्पोजिशन ही, लेकिन फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो खींचना मतलब लाइट के प्रेजेंस में, फोटो मतलब लाइट, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसा रिएक्टेंट जो लाइट के प्रेजेंस में टूटे, लाइट के प्रेजेंस में टूटे, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में टूटे। मिसाल के तौर पे बच्चों आपके एनसीईआरटी में दो रिएक्शन है बच्चों, एक सिल्वर क्लोराइड, क्या है, सिल्वर क्लोराइड। याद रखिएगा बेटा ये होता है व्हाइट कलर का। कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। अगर बच्चों इनको हम सनलाइट के प्रेजेंस में, कहां पे, सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दे, ठीक है, तो क्या होता है यहां से बेटा, यहां से सिल्वर और क्लोरीन गैस यहां से निकलती नजर आती है। क्या आती है बेटा? सिल्वर और क्लोरीन गैस, सिल्वर एलिमेंट और क्लोरीन गैस वहां पे अलग होता नजर आता है। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसा होता है भाई? ये ग्रे होता है। कैसा होता है? ग्रे होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज कर देंगे, ठीक है ना, ये आप बल्ब टॉर्च की लाइट से भी कर सकते हो, जो आप बल्ब से, ठीक है,
एक तो नेचुरल सनलाइट हो गया, और भाई आप लाइट के सोर्स में इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो प्रोडक्ट क्या होता है भाई, Ag+Cl2। अब कहता है कि जो व्हाइटिश सिल्वर क्लोराइड था, अब बच्चों क्या हो गया, वो सिल्वर ग्रे हो गया है। तो यहां पर देख रहे हो बेटा, कलर का चेंज हो रहा है। और मैंने तो कहा था बेटा ना, कलर का चेंज होना ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होने की एक खूबी है। याद आ रही है बात बेटा? ठीक है ना? तो याद रखिएगा, व्हाइट कलर वहां पे ग्रे में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरी बात बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, क्या है, AgBr। ये बच्चों पहला एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का। अब ये बच्चों क्या है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। इसको भी बच्चों अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में रख दें, एक्सपोज कर दें, तो क्या होगा बेटा, यहां से क्या होगा, Ag और साथ में ब्रोमीन गैस बाहर होती नजर आएगी। भाई याद रखिएगा, इस रिएक्शन की एक खासियत है कि पहले के जमाने में ये फोटोग्राफीज में इस्तेमाल होते थे। कहां पे भाई, यूज्ड इन फोटोग्राफी। ये आपको बखूबी पता है भाई, यूज्ड इन फोटोग्राफी। पहले के जमाने में ये फोटोग्राफीज में इस्तेमाल हुआ करता था। कौन सी, सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन से। तो यहां से हमने बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और उनके सारे टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। कोई कंफ्यूजन यहां से, एक भी सवाल आपका नहीं? ओके, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ ली बच्चों। अब हम क्या बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या होती है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल आते ही आते हैं बेटा। थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट कर सकता है, होते बहुत आसान है ये, इट्स वेरी इजी। ठीक है ना? कोई चीज मुश्किल नहीं होती है अगर आप उसको कॉन्सेप्चुअली समझें, उसको समझने की कोशिश करें। और केमिस्ट्री में बच्चों आप जितनी रिएक्शंस को लिखेंगे कॉपी में ना, उतना आपको याद होगा, उतनी चीजें आपको क्या होगी बच्चों, आपके मेमोरी में रिटेन हो जाएंगी। याद रखिएगा, केमिस्ट्री से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि भाई केमिस्ट्री में इतने सारे फॉर्मूलेज है, इतनी रिएक्शन से कैसे याद होंगी। बिल्कुल प्रैक्टिस से बच्चों हर चीज आसान हो जाती है। जरूरत होती है बस आपको प्रैक्टिस करने की, रिएक्शंस को बार बार लिख के देखने की। ठीक है, समझिएगा भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। अगर बच्चों हम लेमैन की तरह समझें, मान लो कि केमिस्ट्री नहीं आती है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो आती है, वो भी नहीं आती है? अच्छा, कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह, मेहनत करो। डिस्प्लेस का मतलब होता है बच्चों हटाना। क्या होता है, हटाना। याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उनको अपने ही कंपाउंड से हटा देता है। मतलब क्या हुआ, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उनके कंपाउंड से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे बच्चों क्या होता है ना, एक मजबूत इंसान है, कमजोर इंसान है, तो मजबूत इंसान कमजोर इंसान को आसानी से रिप्लेस कर सकता है, हटा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात? तो बच्चों होता है क्या हमारे पास, मैं क्या कह सकता हूं कि मोर रिएक्टिव, क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from it कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एलिमेंट है वो बच्चों क्या होगा, उसको मोर रिएक्टिव एलिमेंट हटा देगा। अब आप कहेंगे कि सर अभी हम ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। सर हमें कैसे अंदाजा होगा, हम कैसे माने कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव? पहले ये तो पता चले कि कौन ज्यादा कौन कम है, उसी हिसाब से हम फैसला लेंगे ना कि मजबूत वाला ज्यादा वाला कम वाले को डिस्प्लेस करेगा। ये तो बच्चों हो गई बात डेफिनेशन की, आप बखूबी जानते हो भाई, हर जगह लिखी हुई होती है। समझने क्या चीज है भाई, उस पर फोकस करते हैं। देखिए भाई, अब हमने ये कहा कि मोर रिएक्टिव ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को क्या करता है भाई, डिस्प्लेस करता है। सवाल पैदा होता है कि कम रिएक्टिव ज्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं एलिमेंट? याद रखिएगा, होती है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या होती है बेटा,
रिएक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है। और याद रखिएगा ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, हर हाल में याद होनी चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपकी पूरी केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। देखिएगा भाई, बहुत सारे लोग अपनी अपनी मेमोनिक के हिसाब से याद रखते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से याद रखते हैं, ठीक है ना। तो आपने जिस अंदाज में याद कर रखा है भाई, दैट्स बेटर, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। अगर आपने याद रखा है तो अपने हिसाब से। बच्चों जो ये रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों हमने कैसे याद की, हमें कैसे याद है, वो मैं आपको बताता हूं भाई। देखिए भाई, कैटरीना कैफ को याद कीजिए, ठीक है, मतलब कैटरीना वाली सीरीज है। यहां पे क्या है, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर, ऑडी और लास्ट में प्लेटिनियम है। और एक बात याद रखना है कि लेड और कॉपर के बीच में बेटा हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। गॉट माई पॉइंट्स। तो मैंने क्या बोला भाई, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। पहली बात तो याद रखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे बेटा रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। इसका क्या मतलब हुआ, ऊपर से नीचे आते आते रिएक्टिविटी डिक्रीज का मतलब क्या हुआ भाई, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। मतलब ऊपर वाला नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव होगा, ऊपर वाला नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव होगा। यानी पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव होगा, सोडियम कैल्शियम से ज्यादा होगा। तो एक सवाल तो बच्चों आपके एग्जाम में, फैंसी सवाल एग्जाम में बनता है भाई, ठीक है। क्या बनता है, पहला सवाल तो ये आता है कि अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। आपसे 4 ऑप्शन लगा देगा और आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और चूज कैसे कर पाएंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। और याद कैसे रख के, सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा भाई कि सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे कौन है, और किस सीक्वेंस में ये एक दूसरे के ऊपर नीचे है। ये कोई दिक्कत वाली बात, यहां तक बात समझ में आती है भाई। अच्छा, तो ये चीज आपने बच्चों क्या करनी है, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोज एंड फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर, ऑडी, ठीक है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब देखिए भाई बात समझिएगा, जैसे मैं आपसे बोलूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक एग्जांपल लेता हूं भाई। देखिए, पोटेशियम, ठीक, जैसे बच्चों ये चीज आपके पास दी हुई है। सबसे पहली बात ये देखना है बच्चों, यहां से क्या सवाल बनते हैं एग्जाम्स के अंदर। पहले तो आपसे पूछेगा, देखकर बताओ क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है। पॉसिबल पूछेगा या फिजिबल, आपको अल्फाजों में घुमा सकता है, आपको घूमने की कोई जरूरत नहीं भाई, ठीक है ना। वर्ड से आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। समझिएगा भाई, पहली बात क्या, हमारे पास पोटेशियम एलिमेंट सोडियम सल्फेट के अंदर वाले सोडियम को हटाने की कोशिश कर रहा है। क्या बोला, मोर रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को उन्हीं के कंपाउंड से हटाने का काम करता है। किसका, हटाने का काम करता है, करना चाहता है। कर पाएगा, जरा देखते हैं भाई। पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, हटा पाएगा, ये हमें इसका आइडिया कौन देगा, ये देगा रिएक्टिविटी सीरीज। यस, पोटेशियम बेटा सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ये वाली बच्चों रिएक्शंस हो जाएंगी। क्यों, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कम है, तो पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस कर सकता है। अगर रिप्लेस कर सकता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन होगी, पक्की बात है, ठीक है। अब अगर रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, देखिए भाई, यहां से क्या हमारे पास पोटेशियम का सल्फेट बन जाएगा और सोडियम बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सोडियम बाहर हो जाएगा। यहां देखो भाई, ए और बी, यहां देखना ध्यान से भाई।
अब तुम जरा देख के बताओ क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, देख के बताओ। पहले तो बच्चों ये बताओ मुझे, सबसे पहले ये देख के बताओ, यहां पर सोडियम पोटेशियम को रिप्लेस करना चाह रहा है या पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस करना चाह रहा है? पहला सवाल, पोटेशियम सोडियम को, क्यों? इसको ही कहते हैं बेटा, डेफिनेशन को याद कर लेना बट उसको समझना नहीं। क्या कहा? ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उन्हीं के कंपाउंड या सॉल्ट सॉल्यूशन से हटाए। तो बच्चों यहां हमारे पास क्या सॉल्ट है ना, सॉल्ट के अंदर पोटेशियम को हटाने की कोशिश की जा रही है। हटाने की कोशिश कर कौन रहा है? तो सोडियम कर रहा है। सोडियम कोशिश कर रहा है पोटेशियम को हटाने की, हट पाएगा? देखते हैं जरा। देखिए भाई, गौर करो तो भाई, पोटेशियम ऊपर है और सोडियम नीचे है। पोटेशियम ऊपर है, सोडियम नीचे है। अगर सोडियम नीचे है तो क्या बेटा ये पोटेशियम को हटा पाएगा? बिल्कुल नहीं हटा पाएगा, क्योंकि यहां पर सोडियम की रिएक्टिविटी पोटेशियम से क्या बच्चों कम है। ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ रही है ना बेटा? एक एग्जांपल, चलिए मैं आपसे और एग्जांपल पूछता हूं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर ए बी, अब भाई सी के बारे में सुन लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहा भाई ठीक है भाई, और एक बार बच्चों मैंने क्या दिया, ये दिया। अब आप देख के बताएंगे बेटा कि इन दोनों रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, प्रोसीड कर जाएगी, और कौन सी नहीं करेगी। करेगी तो क्यों करेगी, और नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी। ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात क्या बच्चों, यहां से आयरन एल्युमिनियम क्लोराइड में से एल्युमिनियम को हटाना चाह रहा है, हटाना चाह रहा है। कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसका अंदाजा देगा बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए भाई, क्या हमारे पास आयरन है, आयरन क्या बच्चों नीचे है और एल्युमिनियम ऊपर है। आयरन नीचे है, एल्युमिनियम ऊपर है, यानी एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी आयरन से कहीं ज्यादा है। अच्छा आयरन क्या कर रहा है भाई, आयरन ना एल्युमिनियम को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। क्या कामयाब हो पाएगा बेटा? नहीं हो पाएगा बेटा। ऐसे मैं आपको बताऊं, ये सपोज एक दुबला सा इंसान, एक मैं आपको ऐसे मिसाल दूं भाई, एक दुबला सा इंसान एक बहुत फैटी इंसान, एक मोटे पहलवान को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। कभी ऐसा मुमकिन है क्या? एक साइकिल वाला एक ट्रक वाले को रिप्लेस करना, उसको धक्का मारना चाह रहा है, क्या ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं है ना। ठीक है, तो क्या हमारे पास यहाँ पे आयरन ज्यादा कम रिएक्टिव है, एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो कम वाला ज्यादा को कभी हटा नहीं पाएगा। यहां देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या सवाल है, अब ये कह रहा है कि एल्युमिनियम फ्री एलिमेंट फेरिक क्लोराइड में से आयरन को हटाना चाह रहा है, हटा पाएगा? देखते हैं भाई, एल्युमिनियम आयरन को हटाना चाह रहा है, हटा पाएगा क्या भाई? एल्युमिनियम ऊपर आयरन नीचे, यानी एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी आयरन से क्या है बेटा ज्यादा है, मतलब यहां पे रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकती है, रिएक्शन पॉसिबल है। हमने तो अंदाजा लगा लिया बेटा, यहां पे रिएक्शंस हो रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो भाई, सबसे पहली बात कि एल्युमिनियम ने आयरन को बाहर किया है, तो आयरन बच्चों बाहर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बच्चों क्या होगा, यहां पर एल्युमिनियम अपना क्लोराइड बना लेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपने बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में सीखा है। ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को अपने ही कंपाउंड या अपने सॉल्ट के सॉल्यूशन से हटाते हैं। गॉट माय पॉइंट्स? आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? अब ऐसे बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब आधे घंटे की क्लास में क्या ही एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स आपके कॉन्सेप्चुअल थे। ऐसे आप क्या कर सकते हो बेटा, प्रैक्टिस के लिए देखिएगा भाई, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब तक आप लिख लिख कर चीज़ों को नहीं पढ़ोगे, चीज़ें आपकी बहुत बेकार हो जाएंगी, पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे बच्चों हमने पोटेशियम सोडियम का लिया, एल्युमिनियम आयरन का। अब क्या करो बच्चों, आप किसी पेड़ को उठाओ, लेड को उठा लो और जिंक को उठा लो। इस दोनों के सॉल्ट्स को बच्चों चेंज कर दो। एक बार क्या लो, जिंक क्लोराइड प्लस लेड ले लो, एक बार लेड क्लोराइड प्लस जिंक ले लो, और वहां से देखो भाई रिएक्शंस हो रही है या नहीं हो रही है।
तो यहां पर बच्चों हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। शुड वी मूव अहेड? आगे बढ़ जाए बेटा, बढ़ जाए। ठीक, अब बच्चों क्या हमारे पास चौथी रिएक्शंस हमारे पास होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है, याद रखिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर, इसके बारे में क्या खास बात बताने वाले हैं आप, तो हम बताएंगे आपको, ध्यान से सुनिए जरा आप। देखिए भाई, पिछला क्या था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर एक एडिशनल चीजें बस ऐड हुई हैं, डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट तो यहां भी होना है, लेकिन यहां पर बेटा 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे बच्चों मैं आपसे कहता हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको बच्चों हम और अपनी जुबान में आयोन्स एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आयोन एक्सचेंज रिएक्शंस भी कहते हैं, आयोन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। अब सर ये क्यों कहते हैं सर, इसके बारे में सुने बच्चों। मैं आपसे कोई एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं भाई, ठीक है। मैंने कहा भाई सिल्वर नाइट्रेट को आप क्या करो बेटा, सोडियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, ठीक है। देख लो भाई, AgNO3 भी एक आयनिक कंपाउंड्स है और NaCl भी एक आयनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? कैटाइन और एनाइन से बने होते हैं। पॉजिटिव चार्ज कैटाइन होते हैं और नेगेटिव चार्ज एनाइंस होते हैं। ये आयनिक कंपाउंड्स है बेटा, समझिएगा। इसको आप तोड़ो, इसका ब्रेक डाउन करो भाई। Ag प्लस में टूटेगा और साथ में NO3 माइनस में टूटेगा, AgNO3। सिमिलरली क्या होगा बेटा यहाँ पे कि Na प्लस में टूटेगा और क्लोरीन माइनस में टूटेगा। बात समझिएगा, यहां पे अब क्या हुआ बच्चों? आयोन्स का क्रिएशन हुआ, आयोन्स बने हैं, कैटाइन्स बने हैं और एनाइंस बने हैं। सवाल ये पैदा होता है बेटा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, तो याद रखिएगा, और इनको हम आयोन एक्सचेंज भी कहते हैं। मतलब जो आयोन्स बने हैं ये आपस में एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। ऐसे बच्चों क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए भाई, क्या इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ बच्चों आएगा? पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद, नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद, ठीक है ना बच्चों। क्या बने हमारे पास? AgCl बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। एक बार इसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव, अब क्या बच गए बेचारे? इन लोगों ने बॉन्डिंग कर लिए, ये बेचारे बैठ के रो रहे हैं। अब इनकी जरा बॉन्डिंग करवा दो, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं बेटा, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। वो बात की बात है, मैं बताऊंगा आपको। ये पॉजिटिव इसका नेगेटिव, एक बार इसका पॉजिटिव और एक बार इसका नेगेटिव, तो क्या बनेगा हमारे पास? यहां से NaNO3 बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। AgCl क्या हमारे पास? ये PPT भी होती है। क्या होती है? प्रिसिपिटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के पहली ही बात में कहा था कि PPT का बनना केमिकल रिएक्शन के दौरान ये रिएक्शन होने की खुसूसियत है, खूबी है बेटा, एक फीचर है। तो याद रखिएगा, इसका रंग कैसा होता है बेटा? व्हाइट होता है। कैसा होता है? व्हाइट होता है। मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही सर, साथ में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिसिपिटेशन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आती है आपको बच्चों? कहीं से कोई दिक्कत? पक्की बात, अच्छी बात। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल बच्चा, बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ जब बच्चों रिएक्ट करती है तो यहां से बच्चों क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से वही करेंगे हम काम। आयंस में तोड़ो भाई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? आयंस में तोड़ेंगे, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो बच्चों क्या होगा हमारे पास? फाइनली यहां से आपको बेरियम सल्फेट बनेगा और साथ में बच्चों यहां से NaCl कंपाउंड बाहर हो जाएगा, आई मीन प्रोडक्ट में बन जाएगा। बच्चों बेरियम सल्फेट क्या ये भी होती है बच्चों? व्हाइट कलर की PPT। याद रखिएगा, PPT के कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, PPT के कलर्स पे सवाल एग्जाम में आते हैं।
तो बच्चों हमारे पास क्या है, पीपीटी है। ये भी किसके एग्जाम्पल है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब मैं बच्चों आपको एक जाना पहचाना रिएक्शन दूं क्या, आपको ये पता लगाना है क्या, पहला क्वेश्चन, क्या वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल के साथ साथ क्या वो प्रिसिपिटेशन भी है या नहीं है, इसका आपको आइडिया लगाना। जैसे बच्चों आप बचपन से सीखते हो इस चीज को कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिड है बच्चा NaOH बेस के प्रेजेंस में, ये बच्चों NaCl का कंपाउंड करती है और साथ में पानी 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 पानी, ठीक है ना, क्या बच्चों, पानी पानी पानी। आपको पानी पानी नहीं होना है बेटा, आपको तो बहुत अच्छा करना है, ठीक है। अब आपको बताना है बच्चा, ये आपका होमवर्क देता हूं मैं, दिस इज द होमवर्क, आपको चेक करना है क्या ये बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पहला सवाल, क्या ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, दूसरा सवाल। यहां से बच्चों मैं आपको एक बेहतरीन कंक्लूजन निकाल कर दूंगा नेक्स्ट टर्न पे, हो गया, चलिए भाई ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब नेक्स्ट टर्न पे बच्चों हम अभी आपकी रिडॉक्सेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसका आप बेसब्री से शायद इंतजार कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।